हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। पार्ट थर्ड है। इससे पहले जितने सारे क्लास हुए हैं उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लीज आप लोग को आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। इससे पहले बता दूं, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है, और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बकवास के लिए माफी चाहता हूँ। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर चलाई थी? तो सोने की जो मोहर चलाई थी वो थी कुषाण शासकों ने सोने की मोहर चलाई थी। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग इसके व्याख्या को देख लेते हैं और इसके डिस्कस पॉइंट जितने सारे हैं। कुषाणों के पास स्वर्ण का भारी भंडार था, जिसे उन्होंने एशिया के अल्टाई पहाड़ एवं रोम से प्राप्त किया था। स्वर्ण सिक्कों का प्रारंभ कुषाण शासक भीम कदफिसेस के काल से हुआ था। कनिष्क के समय तक भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राओं का निर्माण होने लगा। कुषाण कालीन सिक्के शुद्धता की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए। कलिंग प्रदेश के जो महान शासक हुए वो हुए खारवेल। खारवेल जो है कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग प्रदेश के शासक के रूप में खारवेल का उल्लेख मिलता है। खारवेल चेदी वंश का शासक था और खारवेल को महाराज मेघवाहन एवं कलिंगधिपति कहा गया है, और यह जैन धर्म का संरक्षक था। निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं। तो इस वंश क्रम को हमको सजाना है, तो चलिए हम लोग सजाते हैं। पहले में है मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। तो यही राइट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही इसका वंशक्रम राइट है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। मौर्य, शुंग, कुषाण एवं गुप्त का वंशक्रम निम्नवत है। मौर्य 323 से 184 ईसा पूर्व, शुंग 185 से 73 ईसा पूर्व, कुषाण 58 ईसा पूर्व से 174 ईस्वी, और गुप्त 319 ईस्वी से 550 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश का संस्थापक था। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो था चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। सॉरी दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, श्री गुप्त होगा। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। वे एक सामंत राजा थे। उन्हीं के नाम से आगे इस वंश को गुप्त वंश कहा जाने लगा। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का जो नेपोलियन होता है दोस्तों वो हम लोग कहते हैं समुद्रगुप्त को, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का प्रमुख शासक था, जिसके समय से गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। आप लोग जिस तरह क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन को लगातार देखिएगा, और जब आप इस क्वेश्चन को कहीं भी रिपीट कीजिएगा तो आपको तुरंत दिमाग में आंसर टिक हो जाएगा और आप उस आंसर को टिक कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने से आपको यही फायदा होगा कि आप जिस तरह से एग्जाम बोर्ड में बैठिएगा, आप उस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको तुरंत आंसर दिमाग में आ जाएगा और आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को पूरा पूरा लास्ट तक देखिए। जो भी हिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी में, वो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है यह वीडियो है। तो आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को डिस्कस कर रहा हूँ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वो गुप्त वंश से संबंधित थे। ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य ने 375 से 415 ईस्वी तक लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शंकों पर विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की एवं
चांदी के सिक्के भी जारी किए। उसकी अन्य उपाधियाँ विक्रमांक, विक्रमादित्य तथा परम भागवत थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग है वो है गुप्त काल, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। चारों ओर शांति का माहौल था। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह माना जाता है कि महरौली दिल्ली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। इसकी विशेषता यह है कि आज भी इसकी चमक धुंधली नहीं हुई है। इस पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते हैं, तो गुप्त शासकों द्वारा जो जारी किए गए चांदी के सिक्के हैं उसको जो हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रूपक, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक कहते हैं। इनका निर्माण छत्रप सिक्कों की तरह किया गया था। इन सिक्कों का वजन 30 ग्रेन से 35 ग्रेन तक होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वारा हमीर थे एक महान, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा खगोलविद, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वारा हमीर एक खगोलविद 6ठी सदी में थे। खगोल शास्त्र पर उनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता था, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विज्ञानों का वर्णन है। चीनी यात्री फुआन किसके शासन में भारत आया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चीनी यात्री फुआन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 399 ईस्वी में भारत आया तथा 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना तथा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों को देखना था। फुआन का जन्म चीन के वुयांग नामक स्थान पर हुआ था। उल्लेखित राजाओं का निम्न में से कौन सा कालक्रम सही है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमार गुप्त प्रथम। तो बी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मेरे ख्याल से जो है बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग व्याख्या देखते हैं। समुद्रगुप्त के पश्चात उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य राजा हुए और उनके पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र कुमारगुप्त प्रथम राजा हुए और कुमारगुप्त के पश्चात स्कंदगुप्त राजा हुए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का हून आक्रमण, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गुप्त साम्राज्य के पतन में हूनों का आक्रमण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि स्कंदगुप्त ने हूनों को परास्त किया था, तथापि उसने उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया। बार बार हूनों के आक्रमण के बावजूद गुप्त राजाओं ने उन्हें रोकने के लिए कई ठोस योजनाएं नहीं बनाई। किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्कंदगुप्त, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्कंदगुप्त एवं हूनों के मध्य हुए संघर्ष के विषय में जूनागढ़ अभिलेख, भितरी अभिलेख, चंद्रगर्भ परिप्रेक्षा, चांद्र व्याकरण तथा कथा साहित्य सागर से प्रकाश पड़ता है। जूनागढ़ अभिलेखों में हूनों को मलेच्छ कहा गया है और स्कंदगुप्त ने हूनों को परास्त करने के पश्चात कर्मादित्य की उपाधि धारण की और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने सारंग धारण करने वाले भगवान विष्णु की मूर्ति भितरी में स्थापित की। कालिदास, तो कालिदास हर्षवर्धन शासन काल में नाटककार थे, गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे, इनमें से कोई नहीं गुप्त काल के कवि थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन। कालिदास जो थे वो गुप्त काल के कवि थे। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन संस्कृत के महान विद्वान एवं कवि थे। इन्होंने कई ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें
इसमें अभिज्ञान शकुंतलम सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस प्रकार कालिदास गुप्त का साल के प्रसिद्ध कवि थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध डैश थे। आर्यभट्ट जो थे भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आर्यभट्ट गुप्त काल में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली विश्व को प्रदान की और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टीय है। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा कुमार गुप्त, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुमार गुप्त का लगभग 40 वर्ष का शासनकाल शांति एवं सुव्यवस्था का काल माना गया जाता है। और समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, उसे कुमार गुप्त ने सुसंगठित एवं सुशासित बनाए रखना तथा उसने वैदेशिक संबंधों को का भी स्थापित किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हर्षवर्धन, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 629 से 644 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में रहा तथा देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। भारत में इसने अनेक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। कन्नौज की धर्म सभा का अध्यक्ष था, जिसका उद्देश्य महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना था। उसने सिंग यू की नाम ग्रंथ की रचना की। किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म का पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आई चिंग चिंग, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इत्सिंग आई चिंग ने 700 से 712 ईस्वी के मध्यकाल लगभग 56 ग्रंथों की चीनी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। और ह्वेनसांग के पश्चात इत्सिंग ने भारत की यात्रा की थी। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे कहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हम लोग का ह्वेनसांग, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसकी भारत यात्रा का वृत्तांत सी यू की नाम से जाना जाता है और उपयुक्त कथन उसी का है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न यात्रियों का सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले आया था ह्वेनसांग, उसके बाद इत्सिंग, तब थॉमस रे। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैगस्थनीज 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य में, फाहियान 375 से 415 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य में, ह्वेनसांग 629 ईस्वी हर्षवर्धन, इत्सिंग 700-712 ईस्वी और थॉमस रो 1615 से 1629 ईस्वी मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का प्रतिनिधि था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने शासन किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 7वीं शताब्दी में। हर्षवर्धन ने जो शासन किया था वो 7वीं शताब्दी के दौरान किया था। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सुश्रुभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी के दौरान 606 से 647 ईस्वी शासन किया था और इसकी राजधानी कन्नौज थी। हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा बान्य भट्ट, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हर्ष के दरबारी कवि बान्य भट्ट ने हर्षचरित की रचना की, जो वर्धन इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत है। ऐसे इतिहासकारी विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं और प्रथम 3 में बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी है तथा शेष 5 में सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बाण भट्ट, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग उपयुक्त प्रश्न में इसकी व्याख्या देख चुके हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही क्रम है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बाणभट्ट हर्षवर्धन, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन जो है सही क्रम है। हम लोग उपयुक्त में व्याख्या देख चुके हैं।
हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रत्नावली, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन ने 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली था नागानंद की रचना की थी। हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हर्ष और पुलकेशिन के बीच 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ। इसमें हर्ष की पराजय हुई, परंतु सुधाकर चट्टोपाध्याय का विचार है कि इन दोनों राजाओं के बीच होने वाला युद्ध अंतिम युद्ध नहीं था। 643 ईस्वी में हर्ष का गोगंद पर आक्रमण पुलकेशिन के विरुद्ध था। इसको जीतकर हर्ष ने अपनी पुरानी पराजय का बदला चुकाया तथा पुलकेशिन के बीच कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नालंदा, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नालंदा बौद्ध मठ गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम 415 से 454 ने स्थापित कराया था। वह हर्षवर्धन के राज्यकाल में भी स्थित था। कन्नौज के हर्ष के समय निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समाकालीन राजा था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन शशांक। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के समय बंगाल का समकालीन राजा शशांक था। शशांक के बंगाल के यशस्वी शासकों में गिना जाता था। इसकी राजधानी कर्ण सुरवन थी, जिसकी पहचान मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत रांगामाटी नामक करने से की गई। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा कन्नौज, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुज था, जो ब्राह्मण का भी केंद्र था। कन्नौज के विभाग का युग 7वीं सदी से आरंभ हुआ, जब हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया। इससे पूर्व यह मौखड़ी वंश की राजधानी थी। हर्ष के समय यह नगरी हिंदू बौद्ध विद्या और शिक्षा की केंद्र स्थली है और 7वीं से 12वीं सदी तक इसका अनवरत विकास होता रहा। गंगों की प्रथम राजधानी थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कोलड़, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गंगों की प्रथम राजधानी कुंभोलाल कोलड़ थी, जो बाद में तलक्काडू हो गई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा असम, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। असम का ही प्राचीन नाम कामरूप है। असम का एक प्राचीन नाम प्रागज्योतिषपुर भी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, गोपाल, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बंगाल के पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। बंगाल की अराजकता को देखकर बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों ने गोपाल को शासक के रूप में चुना था। गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध बिहारियों की स्थापना की। बंगाल का प्राचीन नाम था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गौड़, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। कहा जाता है कि इस प्रदेश से प्रचुर मात्रा में गुड़ का निर्यात होने के कारण इसे गौड़ कहा जाता था। 9वीं 10वीं शताब्दी में यह पाल वंश का शासन था। सैन वंश के शासनकाल 12वीं शताब्दी में बंगाल की राजधानी लखनऊ थी। वेनसांग ने बाणभट्ट के अनुसार बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ देश था और हर्ष का समकालीन राजा शासक गौड़ नरेश था। महान तमिल साहित्य शिलप्पदिकारम के रचयिता कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इलिंगो इसके रचयिता हैं। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शिलप्पादिकारम की रचना इलिंगो अलिंग ने की थी। यह चेर शासक सेनगुट्टवन का छोटा भाई था। इस ग्रंथ में पोहार कावेरी पत्तनम के एक प्रसिद्ध धनी व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उसकी पत्नी कन्नगी की कहानी का वर्णन किया गया है।
तमिल रामायण कीर्ति है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा कंबन का, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल के प्रसिद्ध कवि कंबन ने तमिल रामायण अथवा रामावतरण की रचना की। यह तमिल साहित्य का महाकाव्य है। इसकी कथा वाल्मीकि रामायण की कथा से मिलती जुलती है। चोल राजा जिसमें गंगईकोंड कहा जाता है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा राजेंद्र को, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राजेंद्र प्रथम ने पूर्वी भारत में गंगा नदी तक सफल सैनिक अभियान के पश्चात गंगईकोंड की उपाधि धारण की। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राजेंद्र का, जो कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राजेंद्र का, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चोल राजा राजाराज प्रथम ने सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार कर अनुराधरपुर के स्थान पर पुलुनुरुव को अपनी राजधानी बनाया था। इसका नाम जन्नाथ मंगलम रख दिया, किंतु संपूर्ण सिंघल श्रीलंका पर अधिकार राजेंद्र प्रथम ने किया और करेंद्र ताम्रपत्रों में राजेंद्र की इस विजय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। श्रीलंका का पराजित राजा महेंद्र पंचम था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राजा राज द्वितीय, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राजा राज प्रथम का शासनकाल 985 से 1015 ईस्वी तक, राजा राजेंद्र द्वितीय का शासनकाल 1052 से 1064 ईस्वी तक, और राजा राज द्वितीय का शासनकाल 1150 से 1173 ईस्वी तक। इस प्रकार चोल वंश का अंतिम शासक राजा राज द्वितीय था, और जबकि पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 चालुक्य वंशी शासक था। किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय के बहुत सारे अधिकार दिए गए? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन चोल। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चोल शासन अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। ग्रामों में मुख्यतः दो तरह की संस्थाएं कार्यरत थी। पहली ऊर तथा दूसरी सभा या महासभा। ऊर की बैठकों में सभी ग्रामवासी सम्मिलित होते थे। दूसरी संस्था सभा या महासभा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों में होती थी। निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चोल, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी नौसैनिक शक्ति बहुत प्रबल थी। इसकी सहायता से चोलों ने जावा, सुमात्रा, मालदीव, श्रीलंका इत्यादि साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का प्रमुख योगदान है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। डी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह अवधारणा, शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्तशाही ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में प्रचलित पड़ी लक्षित होती है। वस्तुतः स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया है, परंतु कालीन उत्तर मेरुरु से प्राप्त 2 अभिलेखों के आधार पर हम चोल ग्राम शासन प्रणाली को विस्तृत विवरण प्राप्त करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश के निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तिलप द्वितीय, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 973 से 74 ईस्वी में चालुक्य राजा तिलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंश से राज्य की स्थापना की। पांड्यों की राजनीति एवं सांस्कृतिक केंद्र था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन मदुरै। मदुरै इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मदुरै था। मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। संगमकालीन महाकाव्य शिल्पादिक्रम में मदुरा का एक सुसज्जित नगर के रूप में वर्णन किया गया है, और इस नगर का दूसरा नाम कदम्बन था, और ह्वेन-सांग ने इस नगर का उल्लेख मुलकुट नाम से किया है। पल्लव राज्य की राजधानी थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कांचीपुरम, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सुदूर दक्षिण में शासन करने वाले पल्लव राजवंश की राजधानी कांची अथवा कांचीपुरम
वर्तमान तमिलनाडु का जनपद कांचीवरम थी और चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार तत्समय वहां 100 से अधिक बौद्ध विहारों में 10,000 भिक्षु निवास करते थे और दक्षिण में चोलों को पराजित कर पल्लव राज की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राष्ट्रकूट, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूटों का मूल स्थान लाटूर बिदार माना गया है। बाद में इनकी राजधानी मानेकशॉट स्थानांतरित हो गई है और इस वंश को स्वतंत्र सत्ता के रूप में दंतिदुर्ग ने स्थापित किया था। दंतिदुर्ग पहले बादामी या वातापी के चालुक्यों का सामंत था। चालुक्यों की राजधानी है, चालुक्यों की जो राजधानी है वो है आप लोग को बादामी, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्यों की राजधानी बादामी या वातापी है, वर्तमान में कर्नाटक एवं बागलकोट जिले में है थी और जयसिंह चालुक्यों का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वारा, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। चालुक्य वंशीय पुलकेशिन द्वितीय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पराजित हुआ था और कुडम अभिलेख में नरसिंह वर्मन की सफलता का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन को पड़याल और सूर समर्था मणिमंगलम के युद्धों में पूर्ण रूपेण पराजित किया था और उसकी पीठ पर विजय छाड़ अंकित कर दिया और बाद में नरसिंह वर्मन ने चालुक्य की राजधानी वातापी पर अधिकार करके वातापी कोंड उपाधि धारण की। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हर्षवर्धन को, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन की हेहोल प्रशस्ति में उसकी इस सफलता का उल्लेख मिलता है। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था और हेहोल लेख एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है और इसकी लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है और इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी और प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में दक्षिण में। दक्षिण में इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था। सुदूर दक्षिणों में पांड्यों का शासन था, जबकि मालवा में परम्पराओं का ने शासन किया था। काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। काकतीय वंश के अन्य आंध्र प्रदेश में शासन किया और वारंगल इनकी राजधानी थी। काकतीय लोग स्वयं को चोल कारगिल का वंशज मानते थे। निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच में कौन सा बेमेल है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सांडे और बेलूर। यह जो है बेमेल है, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन जो है यह बेमेल है। सांडे और की राजधानी मदुरै थी, जबकि द्वार समुद्रे हयसोल की और देवगिरी यादवों की तथा वारंगल काकतियों की राजधानी थी। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कल्लड़, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कल्लड़ नामक ब्राह्मण मंत्री ने कश्मीर के शाही वंश के अंतिम शासक लगतू रामन को आपदसत करके राज सत्ता पर अधिकार कर लिया और हिंदू शाही राजवंश की नींव डाली और मुस्लिम आक्रमण के पूर्व यहाँ जयपाल शासन कर रहा था। हिंदू शाही राजवंश की राजधानी उदभंडार थी और राजत रंगनी में राजा कल्लोर को लालिया शाही कहा गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।